नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग उद्योग चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने उद्योग के बारे में बहुत अच्छे तरीक़ा से समझा था और उसको पढ़ा था। हम लोगों ने उस लेवल तक पढ़ाई किया था ताकि जैसे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे तो क्वेश्चन जो है बन जाए। और आज का ये जो वीडियो है ये उद्योग का पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम लोगों जो है भारत में उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में कितने तरह के उद्योग हैं, कौन-कौन से उद्योग हैं। उन सभी चीज़ों को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे कि एग्ज़ाम में प्रश्न यदि पूछे तो प्रश्न जो है हमसे बन जाए। जैसे इसमें हम लोग पढ़ेंगे इस्पात उद्योग के बारे में, लोहा उद्योग के बारे में, वस्त्र उद्योग क्या होता है, एल्युमिनियम उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, आईटी सेक्टर क्या होता है, आईटी उद्योग के बारे में समझेंगे, ऑटोमोबाइल उद्योग। इन सभी तरह के उद्योगों को हम लोग आज के इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे कि ये सब होते क्या हैं और इनसे कैसे प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं लोहा एवं इस्पात उद्योग से। देखिए 2024 में 144.3 मिलियन टन स्टील उत्पादन के साथ भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक व दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। ये 2024 का आंकड़ा है कि 2024 में भारत में जो है 144.3 मिलियन टन स्टील का उत्पादन किया गया था और इसी उत्पादन के साथ जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है भारत। ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भी है। उपभोक्ता का मतलब होता है कि इस्तेमाल करने वाला। तो हम लोग दूसरे नंबर पर हैं लोहा यानी स्टील के इस्तेमाल करने पर। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा। देश के जीडीपी में इस्पात क्षेत्र का योगदान जो है लगभग 2% है। मतलब सरकार जो है इस्पात उद्योग से उतना पैसा, उतना टैक्स इकट्ठा करती है कि वह देश के जीडीपी का 2% होता है। तो इस आंकड़ा को भी ध्यान रखिएगा। तथा 25 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है इस्पात उद्योग में। कितना लाख? 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है इसमें। भारत में लोहा और इस्पात उद्योग की शुरुआत 1870 में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में लोहा और इस्पात उद्योग की शुरुआत कब हुआ था, तो 1870 में। और कैसे हुआ था, तो देखिए जब बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी यानी IISCO जो एक कंपनी है, इसने जो है झारखंड के झरिया के निकट कुल्टी एवं पश्चिम बंगाल में बर्नरपुर में अपने संयंत्र की स्थापना की थी। एक कंपनी है जिसका नाम था आयरन वर्क्स कंपनी। इसने जो है झारखंड के झरिया के निकट है कुल्टी और पश्चिम बंगाल में बर्नरपुर में ये अपना कंपनी स्थापित की थी और वहीं से जो है लोहा और इस्पात का शुरुआत हुआ था, इसके उत्पादन शुरुआत हुआ था। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में जो है बहुत सारे लोहा एवं इस्पात उद्योग की स्थापना किया गया था। उद्योगों का, कारखानों का स्थापना हुआ था। आइए उसको समझते हैं जो कि पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए भिलाई जो है कि छत्तीसगढ़ में है, वहाँ पर इस्पात उद्योग की स्थापना हुई थी सोवियत संघ के सहयोग से, USSR के सहयोग से। भिलाई में जो कि छत्तीसगढ़ में है, वहाँ पर इस्पात उद्योग की स्थापना किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल में है, वहाँ पर भी इस्पात उद्योग की स्थापना किया गया था ब्रिटेन के सहयोग से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और उड़ीसा में है राउरकेला, वहाँ पर भी इस्पात उद्योग की स्थापना किया गया था जर्मनी के सहयोग से। और झारखंड के बोकारो में 1966 में स्टील उद्योग की स्थापना किया गया था सोवियत संघ के सहयोग से। तो ये प्रश्न जो है पूछा जाता है, पूछेगा कि बताइए कि उड़ीसा के जो राउरकेला है वहाँ पर इस्पात उद्योग की स्थापना किसके सहयोग से किया गया था, तो जर्मनी के सहयोग से किया गया था। तो इस तरह से प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। तो अब आइए हम एल्युमिनियम उद्योग को समझते हैं। देखिए इस वीडियो में हम लोग जितना पढ़ेंगे वो सभी के सभी जो है करंट डाटा पर आधारित है, किसी किताब से नहीं लिया गया है। इसको बहुत ज़्यादा रिसर्च करके इसको लाया गया है। ये सभी के सभी 2024-25 के डाटा पर आधारित हैं। तो इसको आप निश्चिंत होकर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है। देखिए वर्ष 2024-25 में
भारत 10.43 लाख टन एल्युमिनियम का उत्पादन कर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक राष्ट्र बन गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक राष्ट्र कौन सा है, देश कौन सा है, तो अपना देश भारत है, क्योंकि 2024-25 में 10.43 लाख टन एल्युमिनियम का उत्पादन किया गया है भारत में। देश का प्रथम एल्युमिनियम संयंत्र जेके नगर में 1937 में स्थापित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाए कि भारत का सबसे पहला एल्युमिनियम उद्योग जो है कहाँ स्थापित किया गया था, तो जेके नगर में। कब किया गया था, तो 1937 में। सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम एल्युमिनियम उत्पादक कंपनी भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड है, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। यह भी इम्पोर्टेंट है। सार्वजनिक क्षेत्र हम लोग इसके पहले वाली वीडियो में पढ़े थे कि जिसमें जो है सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का हाथ होता है, तो उसको सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कहा जाता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम एल्युमिनियम उत्पादक कंपनी कौन है, तो भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड है, जिसको शॉर्ट में बाल्को कहा जाता है, BALCO। इसकी स्थापना जो है 1965 में हुई थी। ठीक है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब आइए हम समझते हैं वस्त्र उद्योग यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देखिए, कपड़ा उद्योग जो है यह भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे कहे कि भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है, तो वह है कपड़ा उद्योग, क्योंकि ये बहुत पहले से ही भारत में इसका कार्य होता आ रहा है, इसलिए सबसे प्राचीन हो जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का कृषि के बाद दूसरा स्थान है। भारत में जो है सबसे अधिक अगर उत्पादन होता है तो वह कृषि से संबंधित होता है, और दूसरे स्थान पर वस्त्र से संबंधित होता है। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का कृषि के बाद दूसरा स्थान है। भारतीय कपड़ा उद्योग चीनी के बाद मानव निर्मित फाइबर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मानव निर्मित फाइबर क्या होता है, तो जब हम प्राकृतिक रसायनों का प्रयोग करके कोई चीज़ बनाता है मानव, तो उसको जो है मानव निर्मित फाइबर के नाम से जाना जाता है। तो भारत में जो है सबसे अधिक चीनी का उत्पादन किया जाता है प्राकृतिक रसायनों का प्रयोग करके, और दूसरे स्थान पर वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। इसलिए कह रहा है कि भारतीय कपड़ा उद्योग चीनी के बाद मानव निर्मित फाइबर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। यह देश का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। पूछा जाए कि देश का सबसे बड़ा संगठित जो है उद्योग कौन सा है, तो वह वस्त्र उद्योग है। व्यापक उद्योग कौन सा है, तो वस्त्र उद्योग है। कपड़ा उद्योग भारतीय GDP में 5% योगदान देता है। कितना परसेंट, 5%। यह उद्योग देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। अपने देश भारत में सबसे अधिक अगर किसी चीज़ में रोजगार है तो कृषि क्षेत्र में रोजगार है, यानी कृषि क्षेत्र में लोग लगे हुए हैं। और दूसरा स्थान है कपड़ा उद्योग का। सबसे अधिक जो है दूसरे स्थान पर कपड़ा क्षेत्र में लोग जो है कार्य करते हैं, उनको रोजगार मिला हुआ है। यह जो है 4.5 करोड़ व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। कपड़ा उद्योग कितने करोड़ व्यक्तियों को, तो लगभग 4.5 करोड़ व्यक्तियों को। ठीक है, और डायरेक्टली रोजगार उनको मिला हुआ है। भारत में आधुनिक स्तर की प्रथम सूती कपड़ा मिल 1818 में कोलकाता के निकट फोर्ट गलोस्टर में लगाई गई थी। इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। मुंबई देश का बृहत्तम सूती वस्त्रों का केंद्र है। इसे भारत का कॉटन पोलिस एवं मानचेस्टर की उपमा दी गई है। देखिए, मुंबई जो है, मुंबई में सूती वस्त्र का उत्पादन सबसे अधिक होता है। इस वजह से मुंबई को जो है भारत का कॉटन पोलिस कहा जाता है, या फिर भारत का उसको मानचेस्टर कहा जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है। गुजरात के अहमदाबाद बृहत्तम सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है। इसे पूर्व का बोस्टन उपमा प्रदान किया गया है। पूछा जाए कि भारत में पूर्व का बोस्टन किसको कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है, जो कि गुजरात का एक शहर है अहमदाबाद। वहाँ पर जो है सूती वस्त्र का केंद्र जो है बहुत अधिक है, उत्पादन वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। देश के सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने तमिलनाडु में स्थित हैं। भारत का जो राज्य है दक्षिण में स्थित है तमिलनाडु, वहाँ पर जो है सूती वस्त्र के कारखाने बहुत अधिक हैं। तो पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में सूती वस्त्र के कारखाने सबसे अधिक हैं, तो तमिलनाडु राज्य में है। ध्यान रखिएगा, गुजरात ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है।
कोयम्बटूर बृहत्तम वस्त्र उत्पादक केंद्र है, जिसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। देखिए कोयम्बटूर जो है ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु का एक शहर है कोयम्बटूर। और तमिलनाडु राज्य जो है भारत के मैप में देखिएगा कि दक्षिण में स्थित है। और कोयम्बटूर में वस्त्र का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है वहाँ पर, इसलिए जो है उसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, क्योंकि वो दक्षिण में पड़ता है। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर अगर कहे तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। अगर ऐसे कहे कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं तो वह मुंबई को कहते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में अग्रणी वस्त्र उत्पादक केंद्र है, उत्तर प्रदेश का कानपुर, इसलिए कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश मैप में देखिएगा तो कहाँ पर है, तो भारत के उत्तर में है, इसलिए और वहाँ पर एक शहर है कानपुर। कानपुर में जो है वस्त्र का उत्पादन अत्यधिक होता है, इसलिए उसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को, क्योंकि वो दक्षिण में है। और ऐसे केवल कहे कि भारत का मैनचेस्टर तो मुंबई को कहा जाता है। देखिए वस्त्र उत्पादन में कपास का जो है महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि कपास से जो है सूती वस्त्र तैयार किए जाते हैं और सूती वस्त्र जो है पहनने में बहुत ही आरामदायक होता है। तो कपास का उत्पादन जरूरी होता है, तो भारत में भी कपास का उत्पादन किया जाता है। देखिए भारत जो है लगभग 133 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की खेती के मामले में विश्व में प्रथम प्रथम स्थान पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि करंट डाटा के अनुसार पूछा जाए कि पूरे विश्व में कपास का उत्पादन सबसे अधिक किस देश में होता है, तो वह भारत में होता है। और भारत जो है 133 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की खेती करता है भारत। ठीक है, भारत में कपास का उत्पादन 62% वर्षा आधारित क्षेत्रों में और 38% सिंचित क्षेत्रों में किया जाता है। मतलब 62% वैसे क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ पर वर्षा आधारित है, ऑटोमेटिक उसको वर्षा मिल जाता है बरसात के पानी से। और 38% जो है सिंचित क्षेत्रों में, जहाँ पर स्वयं सिंचित किया जाता है कपास को। तो ऐसा किया जाता है इतने क्षेत्रों पर उत्पादन। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। तो अब आइए हम समझते हैं जूट उद्योग को। देखिए विश्व में भारत जो है जूट से बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा बड़ा निर्यातक राष्ट्र है। यानी भारत में जो है जूट से बहुत अधिक वस्तुएं बनाई जाती है, उस मामले में हम लोग जो है प्रथम स्थान पर है पूरे विश्व में। और दूसरा बड़ा निर्यातक राष्ट्र है, यानी जूट से बनी वस्तुओं जो है हम लोग दूसरे देश में सप्लाई करते हैं, उस मामले में हम लोग दूसरे स्थान पर हैं। तो इन पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। देश का प्रथम जूट का कारखाना जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा 1855 में कोलकाता के निकट निसनरा स्थान पर लगाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि पूछा जाए कि भारत में प्रथम जूट का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो कोलकाता में किया गया था, यानी पश्चिम बंगाल में किया गया था। किनके द्वारा किया गया था, तो जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा 1855 में। जॉर्ज ऑकलैंड जो थे ये एक उद्योगपति थे, यानी बिजनेसमैन थे। ठीक है, अगर हम जूट के बारे में बात करें तो जूट को जो है पटसन से तैयार किया जाता है। पटसन जो है देहात में इसकी खेती की जाती है, पटसन की खेती होती है। ये एक प्रकार का पौधा होता है, इसका पीला पीला कलर का फूल होता है, जिसको देहात में जो है लोग चोखा बनाते हैं और बड़े चाव से इसको खाते हैं। पीला कलर का होता है, आप देखे भी होंगे। तो पटसन को क्या किया जाता है, ये रहर की तरह होता है पटसन। जैसे रहर में डंठल होता है, मोटा होता है थोड़ा, और बड़ियार भी होता है, उसी प्रकार पटसन का भी डंठल होता है। तो उसके डंठल को काट कर उसको पानी में बिग दिया जाता है और उसको किसी चीज़ से दाब दिया जाता है ताकि पानी में वो डूबा रहे। और जब उसके अंदर का मटेरियल सड़ जाता है 15-20 दिन के बाद, तो उसको निकाल कर उसके छिलकोइया को निकाला जाता है और उसी को धुन धान कर उससे रेशा बनाया जाता है। और उसी रेशा से जो है विभिन्न तरह के वस्तुएं निर्मित की जाती है, जैसे कि बोरा बनाया जाता है। सुने होंगे आप, जूट का बोरा है, काला कलर का थोड़ा होता है, भूरा कलर का, और रुखरा टाइप का होता है लेकिन टिकाऊ होता है। बैग भी बनाया जाता है, उससे जो है वस्त्र भी बनाया जाता है जूट से। तो बहुत सारे चीज़ें जो है इससे निर्मित की जा सकती है, डिजाइन डिजाइन तरह के। तो ये भारत में भी इसका खेती किया जाता है, जूट का उत्पादन किया जाता है, कारखाने में इसके बड़े पैमाने पर होता है। भारत में देखिएगा 1947 से पहले जो है लगभग 116 जो है जूट के कारखाने थे, लेकिन जब विभाजन हुआ तो ये कारखाने जो है बट गए और अधिकांश जो है पाकिस्तान में चले गए, पूर्वी पाकिस्तान में चले गए। इस वजह से भारत जो है इस मामले में धीरे धीरे पीछे होता चला गया। इन बातों को ध्यान रखिएगा। जूट के कारखाना जो है, अभी आप पढ़े कि इसको पानी में सड़ाना पड़ता है। तो
जूट के कारखाने ज़्यादातर नदियों के किनारे लगाया जाता है। तो पश्चिम बंगाल में देखिएगा है कि वहाँ पर हुगली नदी है, तो उसके किनारे जो है बहुत सारे जूट के कारखाने स्थापित हुए थे। इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यदि ऐसे आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है, इसको ध्यान रखना है। और दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है, तो असम राज्य में होता है। ठीक है। अब आइए हम समझते हैं रेशमी वस्त्र उद्योग यानी सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देखिए, भारत में प्राचीन काल से कुटीर स्तर पर रेशम का विनिर्माण प्रचलित रहा। कुटीर स्तर का मतलब घरेलू स्तर पर। देश में रेशम का आधुनिक कारखाना ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1832 में हावड़ा में प्रारंभ किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यदि आपसे पूछा जाए कि देश में प्रथम रेशम का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था, तो हावड़ा में हुआ था। हावड़ा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। हावड़ा का ब्रिज जो है बहुत फेमस है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और किनके द्वारा किया गया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही हमारा देश जो है गुलाम हुआ था। रेशम उत्पादक में देश का अग्रणी राज्य कौन सा है, तो वह कर्नाटक है। भारत में सबसे अधिक किस राज्य में रेशम का उत्पादन होता है, तो कर्नाटक में होता है, ध्यान रखिएगा। अगर विश्व की बात करें तो विश्व में रेशम उत्पादक सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वह चीन है। और दूसरे स्थान पर अपना देश भारत आता है। चीन में सबसे अधिक जो है रेशम का उत्पादन किया जाता है और दूसरे स्थान पर भारत में। अगला उद्योग है ऊनी वस्त्र उद्योग। देखिए, ऊनी वस्त्र जो है इसका इस्तेमाल ठंडी के दिनों में किया जाता है बहुत अधिक। ऊनी वस्त्र क्या करता है कि यह हवाओं को रोकता है, जिससे हमारा शरीर जो है ठंडी के दिनों में गर्म रहता है। यह उद्योग जो होता है ये ग्रामीण आधारित उद्योग होता है। देखिएगा, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं जो है ऊन से विभिन्न प्रकार के स्वेटर का निर्माण करती है। और ये निर्यात आधारित उद्योग भी है, इसका निर्यात भी किया जा सकता है बड़े पैमाने पर, इससे वस्तुओं को निर्मित करके। भारत में प्रथम आधुनिक कारखाना जो है 1876 में कानपुर में स्थापित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए कि भारत में प्रथम जो है ऊन का आधुनिक कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो कानपुर में किया गया था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। 1876 में किया गया था। देश में सबसे अधिक ऊनी वस्त्र के कारखाने पंजाब में हैं, किंतु सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, तो राजस्थान में होता है। और इसके सबसे अधिक कारखाने कहाँ पर हैं, तो पंजाब राज्य में है। भारत में कालीन निर्माण एवं प्रमुख कुटीर उद्योग कौन कौन से हैं, उसके नाम है मिर्ज़ापुर, भदोही, गोपीगंज, ये सब हैं। देखिए, कालीन क्या होता है, जिसको रजाई, चादर ये बोला जाता है, कंबल बोला जाता है, तो उसी को कालीन कहते हैं। तो इसका निर्माण जो है सबसे अधिक कहाँ कहाँ पर होता है, तो मिर्ज़ापुर में, भदोही में, गोपीगंज में। तो इनको ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया है। ठीक है। विश्व में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन जो है किस देश में होता है, तो चीन में होता है। सबसे अधिक ऊन का उत्पादन चीन देश में किया जाता है। अगला है इंजीनियरिंग उद्योग। देखिए, इम्पोर्टेंट है। इंजीनियरिंग उद्योग में क्या होता है कि यह जो है विभिन्न तरह के उद्योगों के लिए मशीन का निर्माण करते हैं। जैसे आटा चक्की का अगर आपको उद्योग चालू करना है, तो आटा चक्की में मशीन लगेगा, आटा पीसने वाला, सरसों के तेल पीसने वाला, इन सब मशीनों का उपयोग करना पड़ेगा, तब जाके आप उस उद्योग को चालू कर सकते हैं। तो उसका उसमें जो मशीन लगा है, उस मशीन को बनाने वाले उद्योग को जो है इंजीनियरिंग उद्योग के नाम से जाना जाता है। जो कि विभिन्न तरह के उद्योगों में जो भी मशीनें इस्तेमाल होती है, उनका ये निर्माण करते हैं इंजीनियरिंग उद्योग। जैसे एक कांटी से लेकर, कांटी जिसको कील कहा जाता है, कील, पेंच, नट बोल्ट, इन सभी चीज़ों का निर्माण किया जाता है इंजीनियरिंग उद्योग में। और भी बहुत सारी चीज़ें निर्मित किया जाता है, जैसे स्वचालित वाहन हो गए, वायुयान हो गए, रेल का इंजन हो गया, कोच हो गया, जलयान हो गया, ट्रांसमिशन टावर हो गए। इन विभिन्न प्रकार के चीज़ों का जो है निर्माण किया जाता है इंजीनियरिंग उद्योग में। ठीक है, यही इनका कार्य होता है। अब देखिए, इंजीनियरिंग उद्योग को जो है 3 भागों में बांटा जाता है। एक जो है भारी यांत्रिक इंजीनियरिंग उद्योग, मतलब जिसमें भारी भारी चीज़ें निर्मित की जाती है, बनाया जाता है। एक होता है हल्के यांत्रिक इंजीनियरिंग उद्योग, और एक होता है विद्युतीय इंजीनियरिंग उद्योग, जिसमें विद्युत से चलने वाली मशीनों का निर्माण किया जाता है, तो वह विद्युतीय इंजीनियरिंग उद्योग हो गया। और जिसमें हल्के जैसे कांटी हो गया, नट बोल्ट हो गया, तो उसको हल्के यांत्रिक इंजीनियरिंग उद्योग कहते हैं। और भारी यांत्रिक इंजीनियरिंग उद्योग में भारी भारी चीज़ें, भारी भारी मशीनों का निर्माण किया जाता है। आइए अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग।
देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं को निर्मित किया जाता है, उस उद्योग को इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के नाम से जाना जाता है। जैसे बल्ब हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, टीवी हो गया, इन सभी चीज़ों का निर्माण किया जाता है, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के नाम से जाना जाता है। भारत में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का विकास स्वतंत्रता के बाद हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि 4 ऑप्शन देकर आपसे पूछे कि बताइए निम्नलिखित में से किस उद्योग का जो विकास है वह स्वतंत्रता के बाद हुआ था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का। ठीक है। इसका प्रारंभ जो है 1950 के दशक के प्रारंभ में रेडियो के विनिर्माण से हुआ, यानी रेडियो के साथ हुआ था। भारत जो है फिलीपींस, नेपाल, ब्राज़ील, ऑस्ट्रिया, रूस, सिंगापुर तथा अफ्रीकी देशों को इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात करता है। मतलब भारत में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं निर्मित होती है, उनको इन सभी देशों में जो है निर्यात किया जाता है, भेजा जाता है। अब आइए हम समझते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, जिसको आईटी इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी में कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क और डेटा प्रबंधन शामिल होता है। इसको सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी मशीनों का निर्माण किया जाता है, वस्तुएं इलेक्ट्रॉनिक्स बनाई जाती है जो कि सूचना के लिए होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक मैसेज को पहुंचाने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए। इसलिए इन उद्योगों को सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। जैसे कंप्यूटर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, नेटवर्क हो गया, डेटा प्रबंधन, ये सब शामिल होते हैं सूचना प्रौद्योगिकी में। इसका उद्देश्य होता है डेटा को संग्रहित करना एवं प्रसारित करना। जो भी हमारे डेटा होते हैं वो सभी के सभी देखिएगा कि आपके मोबाइल में संग्रहित हैं, एकत्रित किए गए हैं, और प्रसारित करना हो तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी उसको भेजा जा सकता है। तो यही सूचना प्रौद्योगिकी का काम होता है। आधुनिक सूचना क्रांति का सूत्रपात प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो है आर्थर सी क्लार्क की संकल्पना से शुरू हुआ था। इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। आधुनिक सूचना क्रांति मतलब तत्काल की जो क्रांति है, ये किनके द्वारा आया था, तो आर्थर सी क्लार्क के द्वारा शुरू किया गया था। भारत में जो है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास 1984 में प्रारंभ हुआ था। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता है, मोबाइल में देखिएगा बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स लगाए गए हैं जिनको माइक्रो कहा जाता है। तो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास जो है भारत में 1984 से प्रारंभ किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, चंडीगढ़ और तिरुवनंतपुरम, ये जो हैं सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी भारत के जो महत्वपूर्ण शहर हैं, यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग स्थापित है। ये सभी के सभी इसके महत्वपूर्ण केंद्र है, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है। यूनाइटेड नेशन द्वारा बेंगलुरु को चौथा सर्वोत्तम ग्लोबल हब ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन घोषित किया गया है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। बेंगलुरु जो शहर है कर्नाटक में है, तो वहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो है बहुत ज़्यादा है। इससे संबंधित बहुत सारे उद्योग वहाँ पर स्थापित हैं। इस मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में बेंगलुरु बहुत ही आगे है, बहुत ही विकसित वो शहर है। इसलिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा ग्लोबल हब ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन उसको घोषित किया गया है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, भारत में जो है आईटी क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 8% है, इसको ध्यान रखना है। भारत की 4 सबसे बड़ी आईटी कंपनी कौन सी है, तो एक है टीसीएस, दूसरा है इन्फोसिस, और तीसरा है विप्रो, और चौथा है एचसीएल टेक। तो इन चारों को आप ध्यान में रखिएगा। इन चारों में मिलाकर जो है लगभग 10 लाख कर्मचारी जो है कार्य करते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह भारत की जो है सबसे बड़ी 4 आईटी कंपनी है, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल। ठीक है। अब आइए हम समझते हैं ऑटोमोबाइल उद्योग को, यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। देखिए, ऑटोमोबाइल उद्योग में क्या होता है कि जितने भी सड़क पर चलने वाली वाहनें होती है, उन सभी का निर्माण किया जाता है ऑटोमोबाइल उद्योग में। जैसे 2 पहिया वाहन हो गया मोटरसाइकिल, 3 पहिया वाहन टेम्पू हो गया, ट्रैक्टर हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया, इन सभी का निर्माण जहाँ पर किया जाता है, जिन उद्योगों में किया जाता है, उसको जो है ऑटोमोबाइल उद्योग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ऑटोमोबाइल उद्योग का जीडीपी में योगदान की बात करें तो लगभग 7% है। इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। भारत में जो है बस ट्रैक्टर बनाने वाली कौन कौन सी कंपनी है, आइए उसको देखते हैं। एक है महिंद्रा जो कि मुंबई में है,
अशोक लीलैंड है, जो कि आप ट्रक पर बस पर देखते होंगे, वहाँ पर जो है मोहर इसका लगा रहता है अशोक लीलैंड का। तो ये बस ट्रक बनाने वाली कंपनी है। बजाज हो गया, टेम्पो लिमिटेड हो गया जो कि चेन्नई में है। तो ये सभी जो कंपनियां है ये बस और ट्रक का निर्माण करती है। ठीक है, ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। भारत में जो है कार बनाने वाली कंपनी कौन कौन सी है, तो देखिए मारुति उद्योग लिमिटेड है जो कि गुड़गांव में है। स्टैंडर्ड मोटर प्रोडक्ट है जो कि चेन्नई में है। सनराइज इंडस्ट्री लिमिटेड जो कि बंगलोर में है। तो इसके अलावा बात करें तो महिंद्रा है, मारुति है, टाटा है, टोयोटा है। ये सभी जो है भारत में कार बनाने वाली कंपनी है। तो इनको भी ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी कार का निर्माण करती है, तो इनमें से कोई ऑप्शन देगा। अब देखिए भारत में रेल इंजन बनाने वाली कौन कौन सी कंपनी है, तो आप जानते भी होंगे। चित्तरंजन लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड है जिसकी स्थापना 1950 में हुआ था और यह जो है पश्चिम बंगाल में है। ये रेल का इंजन बनाती है, जो कि इंजन होता है उसको, और एक कोच होता है, कोच को जो जिसको डाबा के नाम से जाना जाता है। तो कोच यानी डाबा और एक इंजन होता है। तो चित्तरंजन लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड जो है ये इंजन बनाने का काम करती है, रेल का इंजन। दूसरा है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो कि वाराणसी में है, स्थापना 1964 में हुआ था। तो ये जो है रेल का इंजन बनाती है। और तीसरा है टेल्को जो कि जमशेदपुर यानी झारखंड में है, स्थापना 1952 में हुआ था। ये भी रेल का इंजन बनाती है। तो भारत में रेल का इंजन बनाने वाली प्रमुख 3 कंपनियां हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए एक कंपनी है डीजल कंपोनेंट वर्क्स जो कि पटियाला में है। ये डीजल इंजन का निर्माण करती है और उसका मरम्मत करती है। जो कि ट्रेन का जो इंजन होता है वो डीजल से भी चलता है। तो डीजल इंजन बनाने वाली ट्रेन का कौन सी कंपनी है, तो डीजल कंपोनेंट वर्क्स है जो कि पटियाला में है। तो इसको ध्यान रखिएगा। एक है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि पेराम्बूर में है। यह जो है एयर कंडीशन, इलेक्ट्रिक तथा डीजल रेल कोच निर्माता है। मतलब ये कोच का निर्माण करती है और 3 तरह के कोच बनाती है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। कौन कौन से, एक तो एयर कंडीशन वाला, दूसरा इलेक्ट्रिक वाला और तीसरा जो है डीजल रेल कोच वाला। तो 3 तरह के कोच का निर्माण जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया जाता है। ठीक है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा।